हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 23-24 के लिए मैथमेटिक्स का पहला क्लास। तो ये मैथमेटिक्स का आज का पहला क्लास है और हम इस बार सिलेबस को 15 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। अभी हमने एक प्लेलिस्ट कंप्लीट किया मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का बस टॉपिक बचा हुआ है। अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और दिसंबर तक हमको कोर्स कंप्लीट करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिगिनिंग से, शुरुआत से ही क्लास अटेंड करो, रेगुलर होमवर्क करो, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट का अपना होमवर्क। जब तक स्टूडेंट अपने से वर्क नहीं करेगा तब वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर पाएगा। हम जब कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कोई आपको एग्जांपल बताते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाते हैं, तो उसके बाद उसी तरह के आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम स्टार्टिंग से। हिंदी मीडियम का क्लास है ये और पहला चैप्टर है हमारा संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आ गए सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, आप रेगुलर आते हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो रेगुलर ये क्लास हमारा मैथमेटिक्स का क्लास बिल्कुल 9 में होगा। कभी इसके जस्ट पहले हम फिजिक्स का क्लास कंप्लीट करते हैं, तो मैक्सिमम 5 मिनट कभी डिले हो सकता है, वो आप कंसीडर करना, या आप उस तरह से हम क्लासेस शेड्यूल कर देंगे, क्योंकि मेरा क्लास कंटिन्यूअस होगा। फिजिक्स के बाद तुरंत मैथमेटिक्स का क्लास होगा और हम कंप्लीट सिलेबस को बिल्कुल चैप्टर वाइज करेंगे। जो सिलेबस बोर्ड आपको प्रोवाइड कराता है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरे सेशन चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका वर्क करना। तो एक टाइम में आपका मैथमेटिक्स बहुत सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार जैसे मैंने फिजिक्स के क्लास में भी डिस्कस किया कि बिहार बोर्ड सबसे पहले होता है। पूरे देश में बिहार का बोर्ड हमेशा फरवरी के महीने में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद बाकी बोर्ड भी मार्च वगैरह में स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो हम अपने सिलेबस को 100% बिहार बोर्ड से पहले कंप्लीट करके रिवीजन भी कराएंगे, ऐसी हमारी प्लानिंग है। बाकी आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है। तो रिलेशन स्टार्ट करें हम। रिलेशन का टॉपिक देखो, रिलेशन एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर है। मतलब कई बार स्टूडेंट इसमें इसलिए प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि मैथमेटिक्स बोलने से होता क्या है, मैथमेटिक्स बोलने से हमारे दिमाग में रहता है कि हम वर्ग समीकरण हल करेंगे, हम त्रिकोणमिति हल करेंगे, हम कैलकुलस हल करेंगे, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन रिलेशन का जो मैथमेटिक्स है उसमें समुच्चय है, रिलेशन है, ये कुछ ऐसे मैथमेटिक्स हैं जिसमें कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इसमें क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ पढ़ना है। इसलिए शुरुआत से चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना, और यदि एक बार आप उसको समझ गए तो बहुत आसान मैथमेटिक्स है। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे सामान्य जीवन में रिलेशन का क्या मतलब होता है? संबंध। हमारे कॉमन लाइफ में रिलेशन होता है। कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारा बेटा है, कोई मम्मी है, कोई पापा है। रिलेशन है कि नहीं? तो ये रिलेशन कोई बहुत अलग रिलेशन नहीं है जो हमारे लाइफ में रिलेशन होते हैं, उनसे कि मैथ्स का रिलेशन ऐसा अलग होता होगा, ऐसा नहीं है। यह भी उसी तरह के रिलेशन है। तो कैसे रिलेशन है? ये मैथमेटिकल वेरिएबल्स में रिलेशन है। भाई एक्स का वाई के साथ में रिलेशन क्या हो सकता है? दो वेरिएबल है, मान लो मेरे पास एक्स और वाई, तो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई से भाज्य है। ये सब एक्स और वाई के बीच में संबंध है। तो इस संबंध को यदि हम मैथमेटिकली देखें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये सब? तो संबंध का सीधा मतलब हुआ कि एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कुछ विशेष प्रॉपर्टी के साथ, कुछ विशेष गुण के साथ अटैच्ड हो, बंधा हुआ हो, उसके साथ में रिलेटेड हो, तब वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। ओके, तो चलिए ये जो संबंध है वो हम सबसे पहले देखें एक एग्जाम्पल से कि सपोज अपने पास रिलेशन का मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि मान लो एक सेट है 2 और 4,
यदि a बराबर है 2 और 4 और एक दूसरा समुच्चय है b, ये दूसरे समुच्चय को हमने कोई दो एलिमेंट और ले लिया, सपोज इसमें ले लिया, सपोज हमने 1 3 5, ये हम ले लिए। अब रिलेशन को एक एग्जांपल के हेल्प से ही मैं आपको समझाऊंगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए मैं डेफिनेशन पर बात करने के बजाय मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो एक समुच्चय a इक्वल टू 2 4 है और दूसरा समुच्चय b इक्वल टू क्या है 1 3 5 है। अब यहाँ पर हमको एक रिलेशन बनाना है कि यहाँ पर जो रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन r, ये क्या है संबंध, ये जो संबंध है वो संबंध है बड़ा है। चलो मैं अभी एक रिलेशन बताया, उसी का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बताया भी आपको बड़ा है, छोटा है, भाज्य है, ये सब क्या है रिलेशन अपने को बताना है। तो यहाँ पर एक समुच्चय लिया, बी समुच्चय लिया। अब यहाँ पर हम क्या करें, बड़ा है संबंध को हमको इसके साथ में बताना है। तो इसके रिलेशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों का प्रोडक्ट निकालना होता है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम a का b के साथ में गुणा करते हैं। जब a का b के साथ में गुणा करते हैं तो दो समुच्चय, अच्छा एक बात ध्यान रखना जो स्टार्टिंग में ही मुझको आपसे डिस्कस करना था वो ये है कि रिलेशन का हमारा जो चैप्टर है एक्चुअल में ये 11th क्लास को कोरिलेट करता है। मतलब संबंध आप 11th क्लास में भी पढ़े हो, संबंध समुच्चय 11th क्लास में पढ़े हो, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं यहाँ पर 11th के बेस को भी लेते हुए चलूँगा। मेरे ही चैनल पर 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन का वीडियो डला हुआ है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो 11th क्लास का आप रिवाइज कर लोगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ोगे तभी, लेकिन पढ़ लो तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। और पहले से मालूम हो तो बेटर है, और ना भी मालूम है तो सब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए हमको रिलेशन क्या है बड़ा है, मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको इसको समझा रहा हूँ। तो पहले हम ये दोनों समुच्चय का गुणा करेंगे। दो समुच्चय का गुणा होता कैसे है, पहले ये जो एलिमेंट है ये 2, इसका सबके साथ में ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म, तो सबके पहले उसका ऑर्डर पेयर बनेगा। इस तरह से समुच्चय का गुणा होता है, ऑर्डर पेयर बनेगा जिसको हम हिंदी में क्रमित युग्म बोलते हैं। तो क्या क्या बनेगा, चलो लिखते जाते हैं हम इसको। सबसे पहले क्या बनेगा, 2 का 1 के साथ में, तो हो गया 2 1, ये ऑर्डर पेयर है। इसके बाद देखो 2 का 3 के साथ में, तो हो जाएगा 2 3। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 5, ये 2 के साथ हो गया। अब 4 के साथ में रिलेशन बनेगा, तो फिर अगला क्या हो जाएगा 4 का 1 के साथ में होगा, तो हो गया 4 1। फिर एक रिलेशन बनेगा क्या 4 का 3 के साथ बनेगा, और उसके बाद बनेगा फिर 4 का 5 के साथ, क्या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से देखो ये जो संबंध बना उसमें हमने क्या किया, दोनों समुच्चय का आपस में गुणा कर लिया। अब दोनों का गुणा करने के बाद हम रिलेशन में क्या है, बड़ा है हमारा रिलेशन है। तो जब यहाँ पर हम रिलेशन के समुच्चय लिखेंगे, तो रिलेशन के समुच्चय लिखेंगे तो बड़ा है का मतलब क्या होगा, ये x बड़ा है y से। आप इसको x वेरिएबल समझो, इसको y समझो। तो जब हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, x y। आपको मालूम है कि जब क्रमित युग्म में लिखा जाता है तो उसको हम x y लिखते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप पढ़े होंगे क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर। तो पहला एलिमेंट x है, दूसरा y है, और यहाँ पर बड़ा है का मतलब है x बड़ा है y से, ये इसका रिलेशन है। तो इस रिलेशन पर बेस्ड कौन कौन से क्रमित युग्म हो सकते हैं, ये हो सकता है, देखो 2 बड़ा है 1 से, गलत है। 2 3 से बड़ा नहीं है, 2 5 से, तो ये हो सकता है 4 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 5 से नहीं हो सकता। तो रिलेशन के इसके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, 4 1 और 4 3। तो ये हो जाएगा इसका रिलेशन 4 1 और 4 3, ये रिलेशन को हम शो कर सकते हैं। क्लियर। तो ये एक सामान्य सा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि रिलेशन कौन कौन सा है। ठीक है, अरे सॉरी 2 ये भी आएगा ना, मैं ध्यान नहीं दिया इसको, ये भी आएगा, 2 बड़ा है 1 से। ठीक, आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई है क्या, तीनों है ना बस,
और कोई है? 2 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 1 से और 4 बड़ा है 3 से। ये रिलेशन है। तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको? एक बार और ध्यान से सुनो। रिलेशन का मतलब होता है किसी भी 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशन, जिसमें बहुत तरह के आगे क्वेश्चन, देखो ये टॉपिक आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसा डेफिनेशन से नहीं। इसके बाद रिलेशन के टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से निकाला जाता है रिलेशन। अब देखो इसके टाइप्स, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। क्या है? संबंधों के प्रकार। यहां तो मैंने लिस्ट बस लिखा है, इसके बाद एक एक करके इसके रिलेशन को अपने को समझते जाना है। तो रिलेशन क्या होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। संबंध के प्रकार, ये संबंध 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है वो कहलाता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये स्वतुल्य संबंध कहलाता है। उसके बाद दूसरा संबंध क्या है? सममित संबंध। सममित संबंध का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। अभी एक एक करके सारे संबंध को हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा कहलाता है सममित संबंध। तीसरा कहलाता है क्या? संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा कहलाता है प्रतिसममित संबंध, मतलब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये 4 रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। मतलब देखो यहाँ पर डेफिनेशन ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स जैसा डेफिनेशन को याद करना है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को समझना है, क्योंकि आगे चल के हमको जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है किसी भी फलन के तुल्यता संबंध को शो करना है कि कहीं पर स्वतुल्य है, कहीं पर वो सम्मित है, कहीं पर संक्रामक है। ये हमको प्रूफ करना होता है, इसलिए प्रॉपर्टी को हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। अब हम एक एक करके इसके संबंध को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? देखो नाम से स्पष्ट है, स्वतुल्य मतलब क्या होगा? जो खुद का बराबर हो, और हर चीज तो स्वतुल्य होता ही है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें 99% केस में हर रिलेशन क्या होगा? स्वतुल्य तो होगा ही होगा। तो स्वतुल्य का मतलब होता है, जैसे मान लो अपने पास कोई रिलेशन है कि सपोज मैं एक एग्जांपल से इसको बता रहा हूं आपको। मान लो अपने पास एक सेट है ए और इसके मेंबर्स हैं 1, 2 और 3, ये है। अब इसमें मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं। इसमें सपोज मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं R1, तो R1 का रिलेशन में मैंने लिख लिया 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये लिख लिया। एक रिलेशन मैंने लिख लिया R2, इसमें लिख लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर मैंने लिख लिया 1, 2, 1, 3 और 1, 2, 1, 3, बस इतना लिख लिया। चलो इतना, ये R2 लिख लिया। इसके बाद मैं एक रिलेशन लिखता हूं R3, तो R3 में लिख लिया, मान लो मैंने कोई भी रिलेशन इस तरह से अपन बना लेते हैं 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3 और रिलेशन बना लिए 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, ये। अब यहां पर देखो स्वतुल्य मतलब खुद का खुद के बराबर होना। तो इस रिलेशन में आप देखो कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है बताओ? R1 रिलेशन होगा कि नहीं? यहां पर R1 रिलेशन होगा, क्योंकि स्वतुल्य में 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 3 तीनों क्या है? इसके मेंबर्स हैं ए के, इसलिए स्वतुल्य होगा 1, 1, 2, 2 और 3, 3। लेकिन दूसरे नंबर में आप देखो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, उसके बाद एक्स्ट्रा रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हर रिलेशन में आप देख रहे हो कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 मतलब इसके जितने एलिमेंट्स हैं उनका खुद का खुद के साथ में इमेज होना चाहिए, उसका रिलेशन होना चाहिए। तो तीनों उपस्थित हैं, 1 का 1, 1, 2 का 2, 2, 3 का 3, 3, तो यह भी रिलेशन है। लेकिन तीसरे को हम रिलेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1, 1 तो है और 2, 2 है, बट यहाँ पर क्या है? 3, 3 नहीं है। तो इस रिलेशन में 3, 3 नहीं है, इसलिए वो रिलेशन नहीं हो सकता। तो स्वतुल्य का नेचर क्या हुआ
कि यदि एक मेंबर का खुद के साथ में एक ऑर्डर पेयर हो तब वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाता है। तो ये इस एग्जांपल से मैं बताया, ये एग्जांपल अगर आप नोट भी करते चलो तो चलेगा, ठीक है। मतलब इसको हम क्या, इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज ए बिलोंग्स टू आर, मतलब बिलोंग्स मतलब उसका मेंबर है, तो सपोज आर का नहीं, अभी तो एक इसका मेंबर होगा कोई एक समुच्चय का, मतलब ए एक एलिमेंट है जो किसी समुच्चय ए का अवयव है। ए एक अवयव है किसी समुच्चय ए का, तो यहाँ पर ए का जो स्वतुल्य संबंध है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू, इसको हम लिख सकते हैं कि ए ये बिलोंग होना चाहिए किसके, रिलेशन के। मतलब जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो ए क्या है उसको बिलोंग करें तो क्या कहलाएगा, वो स्वतुल्य कहलाएगा। मतलब किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ में ऑर्डर पेयर होगा तो स्वतुल्य कहलाएगा। जनरली जब हम ये संबंध प्रूफ करते हैं तो 99% केस में हर संबंध स्वतुल्य होता ही है। बहुत इजी मैथमेटिक्स है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। क्लियर? ओके सभी विषय नहीं पढ़ाता भाई, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सभी विषय नहीं पढ़ाता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। चलिए, तो स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया सबको? अब देखो सममित संबंध। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाता है? देखो किस तरह के प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना, सपोज ए बी दो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन को या किसी सेट को। तो सपोज किसी रिलेशन को बिलोंग करते हैं ये आर, तो दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये हो कि बी ए भी क्या करे, बिलोंग करे किसको, उस रिलेशन को। मतलब ऑर्डर पेयर यदि चेंज हो जाए, ऑर्डर पेयर चेंज हो जाए, मतलब ए बी बन जाए, बी ए बन जाए, तब भी उसके रिलेशन पर कोई फर्क ना पड़े, तब हम इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं, या उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए रिलेशन बी दैट इंप्लाइज बी रिलेशन ए। ये सब लिखने के तरीके हैं, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। इस तरह के कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सममित कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। और ए और बी दोनों एलिमेंट्स हैं किसके, किसी समुच्चय के। ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए कोई समुच्चय है और ए बी दोनों उसके अवयव हैं या उसके सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? देखो क्या होता है, पहला ही चैप्टर रिलेशन ना 12th मैथमेटिक्स का, मुझे तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, थोड़ा स्टूडेंट को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे मालूम है, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसको मज़ा आता है कहाँ से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से, लेकिन छोड़ के तो नहीं पढ़ सकते ना। अब मान लो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर देता कि चलो प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर का क्या होगा फिर, कब पढ़ोगे उसको? पढ़ना तो सब है, इसलिए पेशेंस के साथ आपको पहले और दूसरे चैप्टर को, मतलब संबंध और फलन को भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति और फिर सारणी काव्य सब लाइन से पढ़ोगे, उसमें बहुत मज़ा आता है, आपको मालूम है। तो थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ना है, क्योंकि मेरा इतना दिन का एक्सपीरियंस है, कई बार स्टूडेंट इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, एग्जाम के समय देख लेंगे, परेशान हो जाओगे। आखिर तो पढ़ना है ना, तो एग्जाम के समय परेशान हो जाओगे, मुझे मालूम है इसमें कुछ नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन होने के कारण कई लोगों को वो बोरिंग लगता है, क्योंकि मैथ्स में नेचर रहता है कि थ्योरी मत रहे, बस सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ प्रीवियस, बिल्कुल। अभिनव यदि प्रीवियस क्लास को कोई रिपीट करके आएगा तब तो उसको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दें इस पर कि समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी याद रखना
ये प्रॉपर्टी भूलना नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, या ए रिलेशन बी दैट इम्प्लाइज बी रिलेशन ए। जैसे मैं आपको डेली लाइफ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है किसी को इसमें प्रॉब्लम हो। जैसे मान लो मैं किसी का पिता हूँ, यदि फादर हूँ मैं किसी का, तो मेरा उसके साथ पिता का संबंध है, तो उल्टा कर दूं तो वो कहेगा कि मेरे साथ उसका पुत्र का संबंध है। तो जब मेरा उसके साथ संबंध है तो उसका मेरे साथ भी संबंध होगा। ए का यदि बी के साथ संबंध है तो बी का ए के साथ भी अनिवार्य रूप से संबंध होगा। इसको हम सम्मित कहेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से समझ में आएगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तीसरा प्रॉपर्टी देखो, संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव मतलब जो किसी तीसरे के साथ में रिलेशन रखे, जो किसी तीसरे के साथ में रिलेशन रखे, तब उसको हम क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये, या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिखें तो दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? जैसे भी मैंने आपको बताया, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी दैट इंप्लाइज ए रिलेशन सी। तब इस तरह का नेचर जब हो तब उसको हम क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। तो संक्रामक संबंध का मतलब क्या हुआ? देखो सीधी सी बात है कि मान लो ए का बी के साथ संबंध है और बी का सी के साथ में संबंध है। ए का बी के साथ संबंध है और बी का सी के साथ में संबंध है, तो ए और सी का तो संबंध होगा ही। जैसे मान लो, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, कई बार ए बी सी ऐसे समझ में आता नहीं। ये मदर है, ये फादर है, ये सन है या डॉटर है। क्लियर? ये तीन लोग हैं। अब आप समझ सकते हो कि मदर का इस सन के साथ में रिलेशन है, माँ का अपने बेटे के साथ संबंध है, और उसके पिता का भी उसके पुत्र के साथ संबंध है। तो नेचुरली इसमें सोचने का क्या बात है कि मदर का और फादर का रिलेशन तो होगा ही। तो कोई तीन वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होगा। और इस तरह का यदि वो नेचर शो करे तब हम उस नेचर को क्या कहेंगे? इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, मतलब संक्रामक कहेंगे। क्लियर? अभी भी समझ में नहीं आया अजय कुमार? अभी भी समझ में नहीं आया? मदर फादर का एग्जांपल दिया, उससे भी समझ में नहीं आया? बिल्कुल, अभिनव एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो। आगे समझ में? ए बी का रिलेशन हो, बी सी का रिलेशन हो, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है? अब देखो चौथा जो रिलेशन है, ये चौथा रिलेशन क्या है? प्रतिसम्मित संबंध। ये प्रतिसम्मित संबंध क्या है? देखो, ये चैप्टर थोड़ा मेहनत करके पढ़ लो आप लोग, बहुत लोग ध्यान नहीं देते तो चैप्टर पुअर रहता है, मुझे मालूम है। प्रतिसम्मित मतलब एंटी सिमेट्रिक। ये एक स्पेशल रिलेशन है जो सिमेट्रिक रिलेशन को ही रिलेट करता है। ठीक है? जैसे यहां पर हमने सम्मित संबंध में पढ़ा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी दो ऐसे एलिमेंट हैं किसी समुच्चय के जिसका आर से रिलेशन है, और इसके बाद मान लो बी ए का भी एक रिलेशन है, जैसे हमने अभी यहां सिमेट्रिक में पढ़ा, इसमें पढ़ा, ये सम्मित है। इसी का एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन क्या होता है? ध्यान से समझना, इसमें कई लोग को प्रॉब्लम रहता है, मुझे मालूम है।
एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सुनो। ए बी रिलेटेड टू आर है, ऑर्डर चेंज कर दिए, बी ए रिलेटेड टू आर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों में कंडीशन ऐसा हो कि दोनों क्या हो, इक्वल हो। ये तभी हो बोल रहा है, ये रिलेशन तभी हो जब ए इक्वल टू क्या हो, बी हो, तभी हो, अदरवाइज नहीं। तो भैया तब तो होगा ही वो, ए का बी के साथ संबंध है, बी का ए के साथ संबंध है, और यह ऐसा रिलेशन हो कि दोनों आपस में बराबर भी हों, तब इस तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे, एंटी सेमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ये प्रॉपर्टी को सबका याद रखोगे आप लोग। इसको हम रिलेशन के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन तो आप समझना, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए हो, तब उस कंडीशन में यदि ए इक्वल टू बी हो, तब ये रिलेशन क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैथमेटिकल। फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं मैं लिखा हूं x बड़ा है या बराबर है y से, और y बड़ा है या बराबर है x से। यदि मैं ऐसा लिख रहा हूं, मान लो इफ, देन ये तभी संभव है जब x इक्वल टू वाई हो, क्योंकि x बड़ा है या बराबर है y के, और फिर मैं कहता हूं कि y बड़ा है या बराबर है x के, तो बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि x यदि y से बड़ा है तो y x से बड़ा कैसे हो जाएगा, उल्टा बात हो गया, वो एंटी बात हो गया। लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है जब दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ये एक एग्जांपल, इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मतलब a b से रिलेटेड हो और b a से रिलेटेड हो, लेकिन इस प्रकार हो कि a b के इक्वल हो, तब क्या कहेंगे उसको, एंटी सिमेट्रिक। हाँ, अब एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, ये चार प्रॉपर्टी जब तक आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आज ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा के आपको उसमें उलझाऊंगा नहीं, तब तक आपको रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक बार मैं ध्यान से फिर शुरू से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। ये जो मैं आपको रिलेशन के टाइप से बताया, इसको आप बिल्कुल याद करके रखोगे। स्वतुल्य कब होता है, जब खुद खुद के बराबर हो, यह स्वतुल्य कहलाता है। इसके बाद फिर मैंने बताया सिमेट्रिक, कि ए का बी के साथ रिलेशन ऐसा हो कि बी ए के साथ रिलेटेड हो, तब वो क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। फिर मैंने बताया संक्रामक, कि ए बी के साथ रिलेशन हो और बी का सी के साथ रिलेशन हो, ये तभी पॉसिबल हो जब ए और सी का आपस में रिलेशन हो, तो ये संक्रामक कहलाता है। और एंटी सिमेट्रिक का मतलब है ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड ए हो, इस प्रकार हो कि ए इक्वल टू बी हो, तो क्या कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। तो जब तक आप इस पूरे प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक ऐसा की पॉइंट वाला क्वेश्चन कराता हूं कि एक ही क्वेश्चन आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, जितना मैंने आज के क्लास में बेसिक पढ़ाया। तो एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं, और जो एग्जाम्पल आपका हर चीज निकाल के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आते, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होते हैं। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखो, ये क्वेश्चन है, माना a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और इसमें परिभाषित संबंध R निम्न प्रकार है। कैसा कैसा है कि एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, और x y का भाजक है। x y का भाजक है। x y का भाजक होने का मतलब समझ रहे हो आप, कि y में क्या हो, x का भाग चला जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, x y का भाजक है। ठीक है, y में x का भाग चला जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, उसका भाजक है बोलेंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो 8 और 2,
तो यहाँ पर x y का भाजक है, तो यहाँ पर 2 देखो ये 8 का भाजक है। क्यों? क्योंकि 8 में 2 का भाग जाके कितना चलाएगा? 4। तो किसी नंबर का भाजक होने का क्या मतलब हुआ कि उस नंबर का उस नंबर में जिसका वो भाजक है उसमें पूरा भाग चला जाए। आ गई बात समझ में? तो किसी नंबर का किसी नंबर पर यदि पूरा भाग चला जाए तो वह नंबर उस नंबर का भाजक होता है। जैसे 2 का 8 में पूरा भाग चला, 8 में 2 का सॉरी 8 में 2 का पूरा भाग चला जाता है, पूरा कट जाता है उससे, इसलिए 2 क्या हुआ? 8 का भाजक हुआ। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ, हमेशा इसी क्वेश्चन से मैं बेस क्लियर करता हूँ स्टूडेंट का, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सी बातों को पूछा गया है। क्या? पहला, ज्ञात कीजिए r। इसमें हम रिलेशन निकालना अभी सीख जाएंगे, अभी मैं बता दिया आपको, सब समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन है इसमें। एक रिलेशन निकालना है, फिर r का प्रांत निकालना है। ये प्रांत वांत सब आप 11th क्लास में निकाले हो, लेकिन मैं भी रिवीजन करा देता हूँ। r का परिसर निकालना है, परिसर मतलब रेंज, डोमेन और रेंज। उसके बाद उसका क्या निकालना है? प्रतिलोम। तो यह एक ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें यदि किसी स्टूडेंट का 11th क्लास का भी बेस यदि पुअर हो तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सुमेधा सिंह, अभी तो हमारा फिजिक्स का क्लास हुआ है 8 से 9, 8 to 9 हमारा फिजिक्स का क्लास था। अभिमन्यु टाइमिंग बता दें। वैसे हमने टाइमिंग के लिए 2-2, 3-3 वीडियो डाला हुआ है, फिर भी एक बार आप देख लो ध्यान से। अभी 12th क्लास का जो क्लास चल रहा है, चलो आप लोग पूछ रहे हो तो बता दूं, अब मेरी जिम्मेदारी है। 12th क्लास के भी जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें 5 PM में केमिस्ट्री का क्लास होगा, 8 PM में फिजिक्स का क्लास होगा और 9 PM में मैथ्स का क्लास होगा। जिस क्लास में भी आप लोग हो, ये हमारा शेड्यूल है, नोट कर लो एक बार। 5 PM में आज तीनों क्लास स्टार्ट हो गए। 15 मार्च से हमने आज क्लास स्टार्ट करने का अनाउंस किया था, तो आज हमारे तीनों क्लास स्टार्ट हो गए। केमिस्ट्री का भी क्लास आप लोग कुछ लोग आए रहे होंगे। हाँ, ये पूरे क्लास हिंदी मीडियम के हैं। वैभव, आप मेरे को, मैं आपको कैसे याद नहीं रखूंगा भाई? मैं अपने स्टूडेंट्स नहीं भूलता। मैं अपने स्टूडेंट्स नहीं भूलता। बिल्कुल पहचानता हूं, जो पहले से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे पहचान में आ जाएंगे। हाँ, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और एक एक करके हर पार्ट को सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले हम निकालें r। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? इसका r। तो समुच्चय अपना दिया हुआ है। अब समुच्चय को मैं दोबारा यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है? भाज्य। क्या बोला है? एक्स वाई का भाजक है बोला है। तो भाजक है का रिलेशन अपने को निकालना पड़ेगा। तो 2 से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें। थोड़ा ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर ना ये 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोई भी नंबर खुद का भाजक होता है, खुद का भाजक होता है कि नहीं? एक्स वाई का भाजक है। ध्यान से सुनो, रिलेशन है एक्स वाई का भाजक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकालेंगे उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे, वो सभी क्रमित युग्म को लिखेंगे जिसमें पहला नंबर दूसरे का भाजक हो। तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 2 से, तो क्या लिखा जा सकता है? 2 2, क्योंकि खुद का भाजक होगा। 2 के बाद चले आओ 3, तो नहीं होगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 2 4, क्योंकि 4 में 2 का भाग चला जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? इसके बाद देखो 2 का 5 नहीं लिख सकते, 2 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में 2 का भाग चला जाएगा। इसके बाद देखो क्या? 7 नहीं लिख सकते। अब हम लिख सकते हैं क्या? 2 8, 8 में 2 का भाग चला जाएगा। इसके बाद 9 नहीं लिख सकते, है ना? तो ये हो गया इसका 2 के लिए। अब हम चले आए 3 के लिए। तो 3 4 नहीं लिख सकते, 3 5 नहीं लिख सकते, 3 6 लिख सकते हैं। तो 3 6 हो जाएगा।
रिलेशन। इसके बाद 3 7 नहीं लिख सकते, 3 8 नहीं लिख सकते, 3 9 लिख सकते हैं। ये हो गया 3 के लिए। 4 के लिए चले आओ तो 4 5 नहीं लिख सकते, 4 6 नहीं, 4 8 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 4 8 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हमने 2 2 को लिखा वैसे ही 3 3 को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 का 3 के साथ तो चला जाएगा ना भाई भाग, खुद का भाजक होता ही है। यहाँ पर भी 4 4 का तो होगा ही, 4 8 हो गया बस। अब उसके बाद हम देखें 5 का, यही लिख दूँ क्या, कंटिन्यूअस लिख देता हूँ। तो 5 का क्या होगा, 5 5, ये 5 5 होगा। उसके बाद तो कोई है नहीं। 6 का करेंगे तो कुछ नहीं, 6 6 होगा। 7 का करें तो 7 7 होगा। 8 का करें तो 8 8 होगा। और 9 का 9 9 होगा। ये हम रिलेशन जो लिखे यहाँ पर देखो, ये सब के सब क्या हैं, रिलेशन हो गए भाजक। तो पहला आंसर हमारा निकल गया कि रिलेशन कितने होंगे। पहला आंसर समझ में आ गया सबको। 3 3 लिख सकते हैं ना नरेंद्र, 3 3 लिख सकते हैं। ये सब लिखना पड़ेगा, स्वयं का हर नंबर 3 3 लिखेंगे, 4 4 लिखेंगे, 5 5 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर खुद का भाजक तो होता है ना। 3 में 3 का भाग तो जाएगा ही ना, तो उसको लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश का क्लास नहीं चलेगा अभी। हिंदी इंग्लिश का क्लास अभी नहीं चलेगा भाई। क्या करोगे, हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हो गया ये। अब देखो हमको निकालना है आर का प्रांत। यही निकाल दूं क्या, क्योंकि फिर इसको देखना पड़ेगा ना हमको बार बार। तो यहीं पर निकाल देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम निकालें क्या, इसके रिलेशन के डोमेन। तो दूसरा आर का प्रांत, सेकंड पार्ट यहां लिख रहा हूं आर का प्रांत। तो डोमेन आपको पता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है सभी ऑर्डर पेयर का पहला नंबर। सभी ऑर्डर पेयर का पहला नंबर उसका डोमेन होता है। तो यहां से देखो, यहां से हम स्टार्ट करें तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9। तो डोमेन तो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डोमेन हो गया। क्लियर। तो डोमेन समझ में आ गया। जो भी रिलेशन निकला है उसका जो पहला नंबर हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके डोमेन हो जाएंगे। अब परिसर निकालो। तो दूसरा नंबर परिसर होता है। तो परिसर क्या हो जाएगा, आर का परिसर। आर का परिसर कितना होगा देखो। तो परिसर को यहां पर मैं राउंड कर रहा हूं, ठीक है। ये 2, उसके बाद ये 3 4 5 6 7 8 9, ये भी पूरे हो जाएंगे। कुछ नहीं है, ऐसी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बस आपको समझ में आ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका परिसर हो जाएगा। तो ये आर निकाल लिए, आर का प्रांत निकाल लिए, आर का परिसर निकाल लिए, तीसरा पॉइंट। उसके बाद हमको चौथा पॉइंट निकालना है आर इनवर्स। चौथा पॉइंट निकालना है आर का इनवर्स। तो प्रतिलोम क्या होता है इसको आपको समझना है। ये रिलेशन है, और जब आर इनवर्स निकालोगे आप, ठीक है, जब इसका आर इनवर्स निकालोगे तो आर इनवर्स में क्या निकालोगे, उसके ऑर्डर पेयर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर पेयर चेंज हो जाते हैं। बस मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूं, बाकी पूरा लिखने के बाद 2 2, तो 2 2 का तो 2 2 ही रहेगा, ऑर्डर पेयर चेंज होगा। तो अब यहां ध्यान देना, ये जो 2 4 है ये क्या हो जाएगा 4 2, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा
यहाँ पर एक मैं नोट लिख दूँ कहीं पर, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में, यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यदि रिलेशन R इक्वल टू ए बी है तो R इनवर्स जो होगा वह बी ए हो जाता है। R इनवर्स बी ए मतलब डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देते हैं तो उसका इन्वर्स हो जाता है। तो ये है हमारा आज का बेसिक क्लास, हम यहीं पर आज कंप्लीट कर रहे हैं रिलेशन का। कल के क्लास में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें संबंधों को, किसी को सममित, किसी को संक्रामक, किसी को तीनों, ठीक है। ये तुल्यता संबंध भी जो होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तीनों संबंध को सेटिस्फाई करता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो कल के क्लास में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि आज जो कुछ भी मैं पढ़ाया बेसिक, जो कि बहुत आसान है, खासकर चारों संबंध की प्रॉपर्टी, इसको आपको बहुत अच्छे से करके आना है। तो हम कल के क्लास में फिर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं और कल हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और कोई प्रॉब्लम? खुशी, मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ाता, वो तो अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपने बुक्स, अपने एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कितना बुक बताऊंगा, मेरी पूरी लाइब्रेरी है। आज की क्लास में बहुत मज़ा आया शिवम, थैंक यू सो मच। और आगे मज़ा आएगा खूब। संबंध तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मैं मालूम है सब। किड्स कोचिंग सेंटर, बताइए, आपको तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अब आप मैथ्स स्ट्रांग कर रहे हो। और कोई प्रॉब्लम किसी को? आकाश, मैथमेटिक्स का नोट्स का क्या ज़रूरत है, आप यहीं से करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ओके खुशी, थैंक यू सो मच। अखिलेश, कल आप तैयार रहोगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन हर क्लास में एक बात जाते जाते मैं जरूर बोल के जाता हूँ, और वो चीज़ आप फॉलो कर लिए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या कि आज जो पढ़ाया कल के क्लास में उसको प्रिपेयर करके आना है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बस इतना करके जो स्टूडेंट आएगा वो एक दिन पूरा तैयार हो जाएगा। बाकी ऐसे पढ़ाई को कोई बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि पढ़ाई को ऐसा कोई बर्डन बनाने की जरूरत नहीं है। आज पढ़ाया उसको अगले दिन के क्लास में तैयार करके आ जाओ, दैट्स ऑल। बस इतना ही करना है आपको। और बीच बीच में परीक्षे के टॉपिक को रिवाइज कर लो बीच बीच में कुछ दिनों के बाद, उसके बाद कुछ नहीं, सब अपने आप हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।